हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैती यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग प्रकाश के अपवर्तन को सीखने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही जानदार टॉपिक है और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब ये थोड़ी पूछता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, ये सब दोस्तों आपसे कुछ नहीं पूछता है। पूछता दोस्तों ये है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बताओ उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा कि बढ़ेगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है उसकी चाल कम होती है कि ज़्यादा होती है, अपवर्तनांक कम होता है कि ज़्यादा होता है, उसका आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में एक नंबर में दोस्तों छप सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर अपनी इंटर के बाद पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देते हो या कोई और एग्जाम देते हो तो वहां से आपको इस वीडियो से आपको एक नंबर लगभग तय है। तो शानदार क्लास को बहुत ही ज़बरदस्त बनाइए, निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझिए, बढ़िया से सुंदर सा नोट्स बनाते रहिए, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कितना बढ़िया नोट्स बनाया हुआ है और कितनी सुपर डुपर अपनी तैयारी चल रही है। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन तो मैंने आपके सामने लिख ही दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, भाई पारदर्शी माध्यम होगा तभी तो प्रकाश आर पार जा पाएगा, अपारदर्शी होगा तो आ जा पाएगा, एकदम नहीं। तो आर पार तभी आ जा पाएगा जब क्या ऐसा माध्यम होगा, पारदर्शी माध्यम होगा तभी। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो जाने पर दोस्तों क्या होता है कि जब दूसरे माध्यम में जाती है ना तो अपने मार्ग से भटक जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है, भटक जाती है और अपने मार्ग से भटक जाने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। सिंपल दोस्तों, जैसे हम लोग हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं तो अगर सीधे जाएंगे तो वहां पे भटके नहीं, अगर हम लोग कहीं भूल गए, कहीं कुछ भटक गए तो वही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब मैं आपके सामने फिगर बनाने वाला हूं और देखो कैसे फिगर बनता है। यहाँ पे दोस्तों ये हो गया कोई अपवर्तक पृष्ठ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, अपवर्तित होंगी। क्या होंगी, अपवर्तित होंगी। ये कोई इंसिडेंट रे है, मतलब आपतित किरण है, ये हुआ आपतित किरण आई यहाँ पे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये हो गया दोस्तों इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। अब दोस्तों इसको जाना चाहिए ऐसे, भाई इस माध्यम में आया और इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये जाती नहीं है। होता क्या है, अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब मार्ग से विचलित हो जाएगी या तो दोस्तों इधर की तरफ झुक जाएगी या तो इधर की तरफ झुक जाएगी। अब किधर की ओर झुकेगी या दूर भटेगी ये डिपेंड करता है इसके माध्यम पर, ये दोस्तों डिपेंड करता है इसके माध्यम पर। अगर ऊपर वाला माध्यम विरल हो, ऊपर वाला माध्यम विरल हो और नीचे वाला माध्यम सघन हो, ऊपर वाला माध्यम विरल हो और नीचे वाला माध्यम सघन हो तो प्रकाश की किरण इस वाले माध्यम में क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या होगा, अभिलंब ये है, देखो ये अभिलंब को झुक गया, अभिलंब को क्या हो गया, झुक गया। कब, जब ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा तब। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल, अगर मैं यहाँ पे सघन माध्यम लिखता और यहाँ पे विरल माध्यम लिखता तब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती ना तो क्या होता, अभिलंब से दूर हटती। ये कुछ मैं प्रकाश किरण को ऐसे बना देता, तब ऐसे बना देता, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, सघन माध्यम है, अभिलंब को झुक गई, तो ये है अभिलंब आपका, ये वाला अभिलंब
ठीक है, ये है अभिलंब, ये अभिलंब को झुक गया तो ये जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे अपवर्तित कोण, और अपवर्तित कोण को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो ये दोस्तों है आपका आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये दोस्तों आपका क्या है अपवर्तित किरण है, ये क्या है अपवर्तित किरण है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। जब दोस्तों प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसका वेग बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, उसका आयाम बदल जाता है, उसकी तीव्रता बदल जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज है जो नहीं बदलती, वही आपसे पूछता है। क्या पूछता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बताओ निम्नलिखित में से क्या नहीं परिवर्तित होता है। तो इस चीज को दोस्तों आपको नोट पॉइंट में लिखना है, नोट पॉइंट में लिखना है। और ये आपको याद भी होना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अभी थोड़ा शब्द बना के आपने लिखना, ठीक ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणों की जो आवृत्ति होती है ना, वह आवृत्ति दोस्तों फ्रीक्वेंसी वह चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वह चेंज नहीं होती है, जबकि इसकी वेलोसिटी यानी वेग, इसका तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ये सब क्या होता है वेवलेंथ, ये सब क्या होता है चेंज हो जाता है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति चेंज नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गया एकदम। आगे चले। अब दोस्तों इस प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम और उस नियम में पहला नियम, अब दोस्तों मैं पहला नियम बोलूंगा, आप लोग अपनी भाषा में एकदम बना सना करके जबरदस्त तरीके से लिखोगे। क्या लिखोगे, पहला नियम और प्रकाश के परावर्तन का नियम दोनों एकदम सेम है। प्रकाश के परावर्तन में क्या बताया गया था, आपतित किरण, और यहाँ पे परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। वही नियम यहाँ पे छापो, बस परावर्तित किरण की जगह पे अपवर्तित किरण लगा देना है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। और दूसरे नियम पे सिखाते हैं। दूसरा नियम दोस्तों आपको सिखाते हैं। दूसरा नियम देखो क्या होता है, आप ऐसे याद रखोगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। यहाँ से आप नियम बनाओगे, नियम को याद रखोगे, समझोगे कैसे। देखो जरा दोस्तों, यहाँ पे आई अभी मैंने सिखाया आपका आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल है। आर क्या है, आपका अपवर्तन कोण है, रिफ्रैक्शन एंगल कह सकते हैं। ठीक है, अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण की जया, आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, आर मतलब अपवर्तन कोण, साइन मतलब जया। आई मतलब आपतन कोण, साइन मतलब जया। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, ये लाइन मतलब अनुपात, एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो नियतांक आया ना, इस नियतांक हम लोग नियतांक पहले आपको सब तुम लिख दोगे। क्या लिखोगे कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अब उसके नीचे अर्थात करके आपको क्या लिखना है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, एन ना लिख करके 1n2 मैं लिख दे रहा हूँ। 1n2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्रकाश की किरण अपनी यहाँ पे विरल माध्यम बोले तो n1, सघन माध्यम बोले तो n2, n1 से n2 में जा रही है। अगर दोस्तों यही प्रकाश की किरण n2 से n1 में जाती ना, तो जो चीज मैं यहाँ पे 1n2 लिखा हूँ तब मैं उसको लिखता 2n1, यानी 2 से 1 में जाती। अगर ऐसा जाती तो, लेकिन अपने यहाँ पे क्या है 1 से 2 में जा रही है। देखो 1 से 2 में जा रही है। इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n2 अपान n1, n2 अपान n1 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या कि प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन पर इसी दूसरे नियम को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम।
अब दोस्तों यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको अलग समझाने वाला हूँ जो आपको 1 नंबर आपके एग्जाम में दिलाने वाला। भैया आप हलौने के लिए तैयार हो जाओ। देखो क्या आपको सिखाने वाला हूँ कि स्नेल के नियम का व्यापक रूप, उसको नियम को मैं हेवी बना दे रहा हूँ। स्नेल के नियम का व्यापक रूप, व्यापक मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उसको, ठीक है। व्यापक सूत्र भी बोल सकते हो, व्यापक रूप भी बोल सकते हो। स्नेल के नियम का व्यापक रूप, स्नेल के नियम का व्यापक रूप, नियम का व्यापक रूप, ठीक है। अब ये व्यापक रूप दोस्तों आपको सूत्र याद रहेगा तो एक एक नंबर के न्यूमेरिकल जो आते हैं, जो आप समझ नहीं पाते हो इसको लगाना कैसे ना, उन सभी न्यूमेरिकल को भी आप टपका सकते हो जब आएगा आपके सामने न्यूमेरिकल तक, ठीक है। तो पहले व्यापक रूप कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो पहले टाइम दोस्तों हम लोग तो यही लिखते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर साइन आई बटा साइन आर बराबर आप 1n2 लिखो चाहे n2/n1 लिखो, मैं n2/n1 लिख लेता हूँ, n2/n1। और देखो एक दोस्तों फार्मूला होता है, मैं बगल में दे रहा हूँ, n बराबर होता है c/v। n बराबर क्या होता है c/v। यहाँ पे दोस्तों c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। और n क्या है अपवर्तनांक है। अब ये सूत्र बताने के बाद हम आपको अपवर्तनांक पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक के बारे में 5 मिनट की अभी आपको 5 मिनट में चर्चा करके दिखाएंगे। अपवर्तनांक ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो साइन आई बटा, अब ये फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। तो n2 है तो n2 जगह पे c/v2 लिखेंगे, बटे n1 है, n1 है देखो ना n1, तो ये फॉर्मूला n1 जगह पे क्या हो जाएगा c/v1, c/v1। अब देखो यहाँ से जो ये लाइन लिखा गया, इस लाइन को मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में कैसे होगा। देखो c/v2 है ना, बटा है तो बटा का बटा ना लगा करके गुणा लगा दो। जब गुणा लगाते हैं इसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे v1/से, ये देखो c बेचारा गया तो क्या बचा अपना यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं v1/v2, ठीक है। देखो ये साइन आई बटा साइन आ बराबर n2/n1। यहाँ से फिर मैंने बताया n का फॉर्मूला होता है c/v। इस वाले फॉर्मूले से ये लाइन मैंने लिखा, ये लाइन मैंने लिखा, फिर इस लाइन से हमने बताया c बेचारा चल गया, v1/v2 आ गया, v1/v2 आ गया। देखो यहाँ पे n2/n1, यहाँ पे v1/v2। और देखो दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है, v बराबर होता है f लैम्डा, v बराबर होता है फॉर्मूला v बराबर f लैम्डा, जहाँ पे v क्या है, अरे यहाँ पे v बताया ना, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को c से, तो v क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल। अरे f गुरुजी यहाँ पे आवृत्ति है, f क्या है आवृत्ति है, और लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, जिस माध्यम में जाती है उस माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। और अभी मैंने आपको सिखाया कि आवृत्ति कभी बदलती नहीं है, आवृत्ति दोस्तों कभी बदलती नहीं है। तो जब अगर मैं यहाँ पे v1 अगर लिखना चाहूँ तो v1 बराबर हो जाएगा f लैम्डा 1 और v2 बराबर क्या हो जाएगा f लैम्डा 2। तो बताओ भैया मेरे v1/v2 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर f तो गया, f तो गया, तो अपना दोस्तों मिल जाएगा यहाँ पे लैम्डा 1/λ2, लैम्डा 1/λ2। ये जो प्यारा सा फार्मूला निकल के आया, इसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं स्नेल के नियम का व्यापक रूप। क्या बोलते हैं, स्नेल के नियम का व्यापक रूप। ये दोस्तों आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना वहाँ पे अपने आप याद होता जाएगा। आपको इतना तो याद हो ही गया है कि साइन आई बटा साइन आ बराबर n2/n1। तो ये n2 है, उसकी जगह पे v1/v2 बराबर लैम्डा 1/λ2। लो याद हो गया कि साइन आई बटा साइन आ बराबर n2/n1 बराबर n2 है, तो v1/v2, v1 है तो लैम्डा 1/λ2। लो हो गया ना तैयार एकदम। दोस्तों ये फार्मूला आपको याद हो गया, इतना मुझे पक्का भरोसा है। मैं साइड होता हूँ भाई, आप जितनी भी चीज़ों को जैसे जैसे बताया गया नोट करने को वैसे वैसे बढ़िया तरीके से नोट कर लो। चलो अब आते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे अपने को 3 चीज़ें मिल गई, एक मिला अपवर्तनांक, एक मिला वेग और एक मिला लैम्डा, ठीक है। देखो यहाँ पे अपवर्तनांक, भाई फार्मूला जो है अपना अपवर्तनांक वेग, यहाँ पे देखो या तो फिर आपतन कोण मैं लेता हूँ I, मतलब आपतन कोण, अपवर्तनांक n, वेग v और लैम्डा 1, मतलब 4 चीज़ें।
अब सघन माध्यम में कौन ज़्यादा होगा, विरल माध्यम में कौन ज़्यादा होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो आपके एग्जाम में 1 नंबर में आता है, 1 नंबर की चीज़ों को यही समझते हैं, वो कैसे समझते हैं अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई इस फिगर को मैं मिटा दूँ, मैं साइड हो गया ऊपर एक बार। हाँ अब मैं मिटाता हूँ, देखो यार मिटाया भाई मैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे लिखना मुझे, ठीक है, यहीं पे लिखना है। हालांकि फिगर है तो थोड़ा सा और समझ में आता, कोई बात नहीं, फिर भी समझ जाओगे ना, क्योंकि तुम लोग समझदार हो भाई, समझ जाओगे। इधर देखो भाई, हम कैसे समझाते हैं लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों विरल माध्यम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सघन माध्यम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सघन माध्यम। एक मैंने लिखा विरल माध्यम, एक मैंने लिखा सघन माध्यम। अब दोस्तों हम लोग देखो कैसे समझने वाले हैं विरल माध्यम में क्या होता है। आप जानते हो, क्या जानते हो कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। वेरी गुड भाई। विरल माध्यम का अपवर्तनांक n क्या होता है, 3 नीचे दिखा रहा है, कम होता है। जिसका अपवर्तनांक कम उसकी चाल ज्यादा, और जिसकी चाल ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा। वाह भाई वाह, मजा आ गया दोस्तों। यहाँ से देखो, सीखो जरा, देखो n2 है ना, n2 कम होगा तो v1 ज्यादा होगा, तो ये v1 ज्यादा होगा तो λ1 ज्यादा होगा। उल्टा है ना भाई, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने देखो कितनी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं कि n जहाँ पे कम होता है वहां पे v क्या होता है, ज्यादा होता है, और v ज्यादा हो गया तो लैम्डा भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और आपको दोस्तों ये पता है कि विरल माध्यम में आपतन कोण ज्यादा होता ही है। मैं कामा लगा के लिखता हूँ क्योंकि इसका रिलेशन अलग से आई भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, मिल गया मजा, आ गया मजा, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं ना, एकदम बेहतरीन ट्रिक से। यहाँ जिसका n ज्यादा उसका v और लैम्डा कम होता है, जिसका n कम उसका v और लैम्डा ज्यादा होता है। देखो अच्छा, सघन माध्यम में, सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, एकदम सही बात। अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। सघन माध्यम में तरंगदैर्घ्य लैम्डा क्या होता है, कम होता है। और सघन माध्यम में जो r होता है अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता है, कम होता है। लो भाई मजा आ गया। ये चीज आप दोस्तों आपको सिखानी है, ये चीज आपने सीखा। और इन दोनों चीजों में कॉमन क्या पाया कि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति में कौनो परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजिंग। आवृत्ति में क्या होता है, नो चेंजिंग। ठीक है, आवृत्ति में नो चेंजिंग, आवृत्ति बदलेगी ही नहीं, जबकि वेग बदलेगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा, अपवर्तनांक बदलेगा। अपवर्तनांक विरल माध्यम में कम, वेग ज्यादा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा, आपतन कोण ज्यादा। जबकि दोस्तों सघन माध्यम में n क्या होता है, n ज्यादा होता है, वेग कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, अपवर्तन कोण कम होता है। ठीक है, चलो भाई अब दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, मैं साइड हो गया भाई। आप लोग वीडियो को बढ़िया तरीके से रोक करके, जैसे मैं ये बनाया हूँ ना, ये चीज़ बनाना भाई आपको 1 नंबर पक्का दिलाने वाला है, और 1 नंबर छूटना नहीं चाहिए ये। ठीक है, पक्का बता रहा हूँ, ये आपका 1 नंबर छूटना नहीं चाहिए। इतने बेहतरीन तरीके से मैं सेट किया। चलो भाई, ये चैनल का व्यापक नियम, ये दोस्तों आपको व्यापक रूप, ये फॉर्मूला आपको बार बार काम आएगा कि n2/n1 बराबर v1/v2, या n2/n1 बराबर λ1/λ2। ये घुमा फिरा के आपको फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये n बराबर c/v, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये v बराबर f लैम्डा, तो यहाँ से आपको लैम्डा ये फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद रहेंगे यार, याद रहेंगे, भटकने नहीं देंगे यार। ठीक है, चिंता का क्या कर रहा हूँ। आगे 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 दोस्तों लोग देखते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है। अब दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक अभी आया था ना, n को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो n की मैं तो पहली एक डिफिनेशन बहुत प्यारी से बताने वाला हूँ कि अपवर्तनांक जो होता है माध्यम का एक गुण होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का एक गुण होता है, जो दोस्तों किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को बताता है। देखो फॉर्मूला से, n बराबर c/v, n बराबर c/v। c क्या है, लाइट ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात n होता है। अब जरूरी नहीं दोस्तों आप हमेशा n बराबर c/v लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फार्मूला अभी जरूरत पड़ेगा, n बराबर v1/v2, ये भी फार्मूला बन जाएगा, जरूरत पड़ेगी इसकी।
अब ये क्या हुआ, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v2 क्या हुआ, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक लिखोगे भाई, अपवर्तनांक क्या है, माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण जो किन्हीं दो माध्यमों में, जो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की, जो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात बताता है, प्रकाश की चालों का अनुपात बताता है। ठीक है, अनुपात बताता है, तो वही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। किन्हीं दो मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी का रेशियो बता दे वही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। दोस्तों यह यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। तो क्या लिखोगे, यह मात्रकहीन, यूनिटलेस, यह मात्रकहीन व विमाहीन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, विमाहीन राशि है। ठीक है, इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। यह हो गया भाई। अभी तो मैंने आपको सिखाया कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम, सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा। इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत तो है ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, और अपवर्तनांक में क्या बता दिया जाए, और अपवर्तनांक में क्या बताया जाए भाई, एकदम नहीं, कोई बात नहीं, चलो हो गया। ठीक है, चलो दोस्तों ये रहा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, चलो ये चीज हो गया, साइड हो गया। मैं जैसे साइड होता हूँ वीडियो को रोक करके सब कुछ छाप दिया करो। ठीक है, चलो इसको मिटा दिया, कोई बात नहीं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, अब उस उत्क्रमणीयता जो दोस्तों पढ़ाएंगे ना, वहां से फार्मूला निकालेंगे और उस फार्मूले पर आपको न्यूमेरिकल को टपकाएंगे। किसको टपकाएंगे, न्यूमेरिकल को टपकाने वाले हैं। बेहतरीन हम लोग यहाँ से फार्मूले निकालने वाले हैं। तो आओ देखते हैं कैसे फार्मूले निकालते हैं। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यही निकाल दो बात, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता। ठीक है, उत्क्रमणीयता, REVERSE, रिवर्सिबिलिटी, BILITY, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, इसको देखो भाई जरा, बहुत ही प्यार से देखो, बहुत ही आनंद आ जाने वाला है। देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, कोई अपवर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, कोई अपवर्तक पृष्ठ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे, सरफेस है ये। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, आपका अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अरे जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, होगा तो अपने मार्ग से भटक जाएगी, और अपने मार्ग से भटक जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये दोस्तों प्रकाश की किरण एक माध्यम से गई, दूसरे माध्यम में गई तो अपने मार्ग से भटक गई। देखो भटक गई कि नहीं, एकदम भटक गई। जाना चाहिए तो सीधे बेचारी भटक गई। अच्छा, कब भटकी, जब एक माध्यम से माध्यम में गई। अच्छा, झुकी क्यों, क्योंकि ये माध्यम है विरल और ये माध्यम है सघन माध्यम है, तभी झुक करके अभिलंब को प्रणाम करते हुए निकल रही है। ठीक है, सघन माध्यम है, इसीलिए अभिलंब को प्रणाम करते हुए निकल रही है। अगर दोस्तों ये सघन माध्यम नहीं रहता, ये विरल माध्यम रहता, तो अभिलंब से दूर छटक के जाती। ठीक है, चलो भाई, तो ये दोस्तों ये वाला जो कोण होता है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण I, इस वाले कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण R। तो हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं। अभी मैंने आप लोग को स्नेल का नियम बताया, साइन I बटा साइन R बराबर 1n2। ठीक है, जब प्रकाश की किरण 1 से 2 में जाती है, 1 से 2 में जा रही हो, तब स्नेल के नियम से इसको मानो, अब इसका अपवर्तनांक n1, इसको मानो इसका अपवर्तनांक n2, तब स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन I बटा साइन R बराबर 1n2, समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों अगर प्रकाश की किरण 2 से 1 में आए, तब स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन I का काम तो R करेगा,
साइन आर बटा साइन आई बराबर 2n1 2n1। लो भाई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का चौक भोग कराओ, समीकरण 1 और 2 का चौक भोग कराओ, ठीक है। और देखो कोई बर्बाद तो जरूर होगा, तो 1n2 गुणे 2n1 समीकरण 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। साइन आई साइन आई साइन आर कैंसिल हो गया, तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1, या फिर हम कहें 1n2 इक्वल टू 1 अपान 2n1। ये छोटा सा फार्मूला पे एक न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही चीज़ें को आगे समझने में काम आएगा जब हम लोग अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध को निकालेंगे तब, ठीक है। वो अगली वीडियो में निकालेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है। ये दोस्तों तब की घटना है, तब के लिए हुआ जब केवल क्या हो, केवल 2 माध्यम हो। अगर दोस्तों 3 माध्यम हो जाएं, अगर 3 माध्यम हो तब, यदि 3 माध्यम हो तब, यदि 3 माध्यम हो तब देखो क्या हो जाएगा, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों 2n3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 1n2 गुणे 3n1। अब ये 3n1 ऊपर आ जाएगा इस नियम से, जब ऊपर आ जाएगा, जब ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 1n2, ये जब ऊपर आ जाएगा तो 2n3 बराबर 1n3 उल्टा हो जाएगा, 3n1 का उल्टा 1n3 अपान 1n2। इस फार्मूले को हल्के में मत लेना भैया, ठीक है, हल्के में तो एकदम नहीं लेना है, हल्के में लिए तो हल्के हो जाओगे। इसमें देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, जैसे मान चलो कि आपको दोस्तों ये पूछा WNG, ठीक है। अगले वीडियो में जब सवाल को लगवाएंगे ना तब देखना WNG को मैं चेंज करना सिखाऊंगा कि WNG है ना, तो समझो दोस्तों ये आपका जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है। तो हम लोग देखो ऐसे ए, देखो जैसे 1 1 है ना, तो वैसे यहाँ पे ए लगा देंगे, ANG बटा ANW। और ये चीज मैंने कैसे लिखा, इस वाले रूल से। देखो 2 पहले है तो नीचे आया, 3 बाद में है तो ऊपर आया, G बाद में है तो ऊपर आया, W पहले तो नीचे आया। देखो 2 पहले है तो नीचे आया, W पहले है तो नीचे आया। इस टाइप से हम लोग इस टाइप को ऐसे सेट करके न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले से इस फार्मूले को हमने बनाया, ठीक है। कैसे हमने बनाया मैंने सिखाया आपको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने ए लगा दिया। अब आप दिमाग लगाओगे कि सर क्या हम लोग जी आपको मिलवे नहीं करेंगे ना, अगर जी मिले तो लगा देना, ठीक है। दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ जो रहे वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 1 सेम है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। चलो भाई, ये रहा भाई आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, और यहाँ से ये फार्मूला आपको जिसे मैंने बनाया वो आपको बनाने आना चाहिए, और वो फार्मूले के माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं, किन्हीं 2 घटनाओं को बताइए। तो देखो घटनाएं क्या होती हैं, जहाँ पे दोस्तों ना अपने को धोखा लगे, जहाँ पे अपने को धोखा प्रतीत हो, ठीक है। जैसे मान लो धोखा कैसे समझो, जैसे मछली है, मछली तालाब में है या कुछ कोई जल है, उस जल में मछली है, तो आपको ऊपर दिखाई देगी, जबकि है कहाँ, थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे, और आपको क्या लग रहा है, थोड़ा ऊपर। आपके साथ धोखा हो रहा है कि नहीं, जहां आपके साथ धोखा हो समझ जाना कि वहां क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो धोखा देखो, धोखा नंबर 1 कि मछली है तालाब के अंदर नीचे, अपने को क्या दिखाई दे रही, थोड़ा ऊपर, धोखा हो रहा है। कोई सिक्का है, सिक्का कोई आप बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में सिक्का डुबो दीजिए, जब डुबो देंगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि सिक्का ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर थोड़ी हो रहा है, ऊपर थोड़ी रहेगा। आपको धोखा हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। सिक्का नीचे है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक है। कोई जल में पेंसिल है, पेंसिल को ऐसे डुबो दोगे तो आपको जब डुबोगे तो आपको टेढ़ी महसूस हो, टेढ़ी दिखाई देगी, जबकि टेढ़ी रहेगी नहीं। पेंसिल ऐसे डुबोगे वो सीधी रहेगी, लेकिन आपको क्या दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो ये आपके साथ क्या हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, सूर्योदय के ठीक पहले
जस्ट 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले आपको सूर्य दिखाई देगा। बताओ, सूर्योदय हुआ नहीं, सूर्योदय हुआ ही नहीं, आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। ये किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त के ठीक बाद, सूर्यास्त हो गया, सूर्योदय और सूर्यास्त के ठीक बाद हमको सूर्य दिखाई देता है। सोचो सूर्यास्त हो गया है, फिर भी अपने को सूर्य दिखाई दे रहा है। अब जरा आज देखना, ठीक है, वीडियो को देख रहे हो, अगर रात में देख रहे हो तो दिन में सुबह देखना कि हाँ क्या जो सर बताए कि मेरे साथ धोखा जो हो रहा है, क्या वास्तव में धोखा हो रहा है? नहीं, मेरे साथ हो रहा है कि मैं सूर्य उदय हो रहा है, उदय हुआ नहीं, फिर भी मुझे सूर्य दिखाई दे गया, सूर्यास्त हो गया, फिर भी मुझे सूर्य दिखाई दे रहा है। ये मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक, तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते नहीं है, लेकिन अपने साथ धोखा हो रहा है, अपने साथ धोखा हो रहा है, इसलिए अपने को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के पहले सूर्य का दिखाई देना, जल में डूबी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, जल में तैरती मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, जल में डूबा हुआ सिक्का जहाँ पे तली में है उससे कुछ ऊपर दिखाई देना, ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित सब घटनाएं हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास में आपको जो अपवर्तन में सिखाया गया कि अपवर्तन किसे कहते हैं, ये तो आपको पहले से याद है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए, अपने मार्ग से भटक जाए, यही घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। आपको याद क्या रखना है इसमें कि जब प्रकाश केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती, जबकि वेग, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक ये सब बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। ठीक है, जबकि आपका आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, वो इसी आपको याद है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि अपवर्तनांक तो विरल माध्यम में उसका अपवर्तनांक कम होगा, जब विरल माध्यम उसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें वेग, तरंगदैर्घ्य, आपतन कोण ज़्यादा होगा, सघन माध्यम में अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, वेग, तरंगदैर्घ्य आर कम होगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं बताया और ये फार्मूला बताया, इस फार्मूले से मैंने ये आपको बनाने सिखाया और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक वीडियो अभी पहले आपको मिलेगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिलने के बाद जो आपको वीडियो आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ कुमार मित्तल बुक की जो चैप्टर के न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर के वो सारे न्यूमेरिकल आपके सामने मैं लगवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर दोस्तों मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार, धुआंधार, जबरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय, राधे राधे।